आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी आर्टिकल आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन सबको। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो आर्टिकल से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। मैक्रो लेवल पे क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या नहीं है। ठीक है, पहली चीज तो कितने पार्टों में बटा हुआ है अपना कॉन्स्टिट्यूशन? 22 पार्ट्स में। ठीक है, और अब जैसे जैसे इवोल्व होता जा रहा है तो 22 पार्टों में कुछ सब पार्ट्स मिला के 25 पार्ट्स टोटल एट प्रेजेंट अपने पास है। ठीक है, अब उसके बाद आता है 395 आर्टिकल्स थे, पर कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हो के अभी एट प्रेजेंट 460 आर्टिकल्स अपने पास है। और 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल, ये शेड्यूल क्या होते हैं जो लास्ट में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लगे होते हैं रेफरेंस के लिए, कौन सा आर्टिकल कहाँ पे क्या है किस पार्ट में, उसके लिए ये आपके शेड्यूल्स बनाए गए हैं। अच्छा, अब आपके आ जाते हैं पार्ट 1 और 2 से हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 और 2 कवर करता है आपका सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप क्या कहता है? सिटीजनशिप आपका आता है पार्ट 1 में, क्या? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, एक स्टेट का मतलब काफी सारे स्टेट्स का यूनियन है। ठीक है, अब आर्टिकल इसमें आ जाता है 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में इंडिया को भारत कहा गया है, तो आर्टिकल 1 में कहा गया है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, हम किसी और स्टेट को अपनी टेरिटरी में ले सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ एरियाज और बाउंड्रीज और नेम। ठीक है, आर्टिकल 3 में आपकी जो भी एट प्रेजेंट स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री को हम रिडिफाइन कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं उनकी बाउंड्री में, उनके नाम को बदल सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल 4 आपको क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट होगा उसको अमेंडमेंट कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, यानी कि वो आर्टिकल 368 के प्रोसेस को बाईपास कर जाएगा। बाईपास कर जाने का मतलब वो सिंपल मेजोरिटी से उसको हम अमेंड कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? 50% प्लस 1। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के पार्ट 2 में जो है वो आपका कवर करता है आर्टिकल 5 to 11। 5 to 11 में मेनली आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आते जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक आपका आर्टिकल 9 आ जाता है। अच्छा, ये अपनी जो सिटीजनशिप कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि हर स्टेट के लिए एक ही सिटीजनशिप, यानी आप इंडिया के ही सिटीजन हो। तो इंस्पायर किससे? यूके से है। अच्छा, आर्टिकल 9 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, यानी कि आप किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपके देश की जो है यानी इंडिया के आप सिटीजन नहीं रहेंगे, अपने आप वो वॉइड हो जाएगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है? क्या कहता है? रेगुलेट्स द राइट ऑफ सिटीजनशिप। किसके, वो कौन सा एक्ट है वो? सिटीजनशिप एक्ट 1965। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बार बार इसकी रिवीजन आपने तो मस्ट करनी ही करनी है। पार्ट 3 कवर करता है आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 में आपके अब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 14 से 18 कवर करता है इक्वालिटी। इक्वालिटी किस चीज से? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक अपॉइंटमेंट, और फिर आपके पास आ जाए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 14 क्या कहता है आपका? इक्वलिटी बिफोर। देखिए, इक्वलिटी ये भी देखो, इक्वलिटी का प्रोहिबिशन, फिर आप याद रखेंगे इक्वलिटी से एबोलिशन, फिर इक्वलिटी से अब ये फिर आ जाएगा टाइटल EPEAT, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इक्वलिटी फॉर इक्वलिटी फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट। पब्लिक, ठीक है, पब्लिक अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आपका आ जाता है 17 होता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, टी है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, बहुत बार पूछा गया। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं 19 से 22। 19 से 22 क्या कहता है आपका? 19 से 22, इसमें 19 है। 19 का आता है आपका फ्रीडम। फ्रीडम आपके, ये इसमें भी काफी बार ये पूछा जाता है आपको कितने टाइप की फ्रीडम अलाउड होती है। आपको टोटल अलाउड होती है 6 टाइप की फ्रीडम। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19(1) का A, B, C,
डी, ठीक है, ई, एफ, जी, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा, पहला आ जाएगा स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप किसी भी टाइप के एसोसिएशन, कोई भी यूनियन आप बना सकते हैं, आपको उसकी पूरी फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है, फ्रीडम टू, आपका फ्रीडम टू आ जाएगा फिर रिजाइड एट एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। अच्छा, फ्रीडम ये वाली एक थी जो कि अब आपकी ओमिट हो गई, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी थी 91 का एफ जो आपका यहाँ से हटा दिया गया है और किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया है और अब कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी, 19 का 1 का जी क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी किसी भी तरीके का प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशन या एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, आप किसी भी तरीके की जॉब कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। चलिए, आपके फ्रीडम अब क्लियर हो गए यहाँ तक। फ्रीडम के बाद अब आ जाते हैं 19 से अच्छा, इसके बाद आपका आता है 19, अपने सारी फ्रीडम हमने देख ली। 19 के बाद आपके आ जाते हैं, इसमें और क्या क्या आता है, सिक्स तो फ्रीडम होगी, प्रोटेक्शन इन एनी काइंड ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका 21 आ जाता है। और आपका आ जाता है फिर 22 क्या है, 22 आर्टिकल 22 क्या कहता है, अरेस्ट अगर किसी को करते हो तो उसको कहाँ कब तक प्रोड्यूस करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के आगे, 24 आवर्स में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो। अच्छा, 20 क्या कहता है आपका, 20 और 21 क्या कहता है, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको इधर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या कहता है, एक्स फैक्टो बोलते हैं जिसे, या डबल जेपर्डी, एक्सपेक्टो या डबल जियोपार्डी, यानी किसी बंदे को, किसी इंसान को एक गुनाह की दो बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है, एक गुनाह की दो बार सजा नहीं मिल सकती। या फिर एक्स डिफेक्टो क्या होता है कि अगर जो लॉ जिस टाइम पे बना है उसके उसी के तहत सजा मिलेगी, यानी किसी को अगर मर्डर के लिए सजा पहले नहीं थी और बाद में कोई अगर लॉ पास हो गया कि भाई मर्डर के लिए अब उम्र कैद है, तो उसको अब नहीं मिलेगी जब वो लॉ पास हो चुका है, जबकि उसने जब गुनाह किया है उस टाइम पे जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। क्लियर है जी बात, ठीक है। 21 क्या कहता है, सिंपल सी है, पर्सनल लिबर्टी, बहुत बार रिपीट हो चुका है, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। 21 ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 ए, 21 ए कहता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है जी। अच्छा, अब ए इसमें लगा हुआ है तो यानी कि ये अमेंड किया गया है, इस पे कोई 21 पे कोई एक एक्स्ट्रा पार्ट हमने जोड़ा है, तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा है, वो जोड़ा है 86th अमेंडमेंट। कब हुआ था, 2002, बहुत बार पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हमारा ये अपना कवर हो गया, कौन कौन से, 19 से 22 हो गए कवर, ठीक है। अब आ जाते हैं 23 से 24, ये क्या आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हमें करना है, और क्या है, राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कैसे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं आर्टिकल 25 से 28, ये क्या 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 होते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस, ठीक है। इन सब चीजें ये सब कब कब किस में कवर होंगी, आपके आर्टिकल 25 से 28। अच्छा, ये सारे में एक एक करके डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब 28 से अब आ जाते हैं 29 से 30, ये क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर है जी। अब इम्पोर्टेंट, एक सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए इसके सेंटर में आप देख रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, बहुत बार पूछा जा चुका है, बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अंडर क्या क्या आता है, इसके अंडर आपके 5 रिट्स आते हैं। इसमें क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप डायरेक्ट किसको अप्रोच करेंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। कौन कौन से रिट्स है, हेबेस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सेटोरी, क्वा वारंटो,
ये आपके 5 रीट्स हैं जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, गार्जियन ऑफ योर राइट्स कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं सिटीजनशिप, आपके सिटीजन हो गए। अब इसमें आ जाते हैं हम डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कौन कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 में क्या आएगा आपका, पार्ट 4 ए में क्या आएगा वो देख लेते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आपके आती है पार्ट 4 में। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। पहला है, अच्छा इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये पूछा जाता है कि ये जस्टिसेबल है या नहीं है। डीपीएसपी आपका नॉन जस्टिसेबल पॉलिसी गोल्स है। ठीक है, मतलब कि इसके लिए आप जस्टिस की गुहार नहीं कर सकते अगर आपका इनका हनन होता है। अच्छा, इसके कुछ हम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं जो वो हम देख लेते हैं। इसमें है 39A, ये क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपका 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। ठीक है, अच्छा इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहला स्टेट कौन सा है जो यूसीसी अप्लाई लागू कर रहा है, पहला और दूसरा स्टेट। क्वेश्चन अभी करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टेट्स का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अच्छा, 47 क्या कहता है? ड्यू टू रेज न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 50 क्या आ जाता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अच्छा, ये हो गया, 40 हो गया, ये इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं सारे नहीं कराए, जो इंपॉर्टेंट है वो, और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन आपके हो जाएंगे, 39A, 40 एंड 50। अच्छा, एक आ जाता है 51, ये भी आपका पेपर में पूछा गया था। 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी आपका पेपर में पूछा गया था डीपीएसपी के कौन सा, 51, आर्टिकल 51। चलिए जी, अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, किस पार्ट में कवर होता है? 4A में। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 51A। ठीक है, कौन कौन से इसके भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किससे ऐड हुआ था? 42nd अमेंडमेंट से। रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग्स, प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सेफगार्ड ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, डेवलप क्या? साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और एब्जॉर्ब वॉयलेंस। अच्छा, ये आ जाते, देखिए हाईलाइटेड है पहले 51A का के, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, कितने? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। 86th अमेंडमेंट में ये भी ऐड हुआ था। 86th अमेंडमेंट में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, कौन सा ऐड हुआ था? ठीक है, बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इन चीज को बार बार रेफर करेंगे तो आपको ये याद रहेंगे पेपर के टाइम पे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 और पार्ट 6 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रेसिडेंट और गवर्नर, यानी स्टेट और यूनियन का हम एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे एक ही पेज पे। ठीक है, तो आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ किसका? प्रेसिडेंट। तो 52 अब यहाँ आ गया। 153 है किसका? ऑफिस ऑफ गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर, आर्टिकल 53 किसमें? किसकी? प्रेसिडेंट की। और वही 154 किसकी? गवर्नर की। अपॉइंटमेंट इलेक्शन का, या अपॉइंटमेंट किसके थ्रू ये? अच्छा, 154 में क्या कहता है? इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या होते हैं ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है वही 155, 155 अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, किसकी? गवर्नर की। ठीक है अच्छा, अब आ जाते हैं ओथ ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 60। ठीक है, किस कौन करता है? सीजीआई करता है। वही आर्टिकल 159, गवर्नर की ओथ कौन करेगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74, बाइंडिंग एडवाइस फ्रॉम पीएम एंड काउंसिल। ठीक है, वहीं अब गवर्नर के लिए सेम चीज कहाँ हो जाएगी? आर्टिकल 163, एडवाइस फ्रॉम सीएम एंड काउंसिल। इसके लिए एडवाइस किसकी थी? पीएम एंड काउंसिल की। इसके लिए थी सीएम एंड काउंसिल की। ठीक है, लीगल एडवाइजर, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 76। आर्टिकल 165 क्या है? आर्टिकल 165 है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। पार्डनिंग पावर इस किस में आती है? आर्टिकल 72। इसकी 161 किसकी? गवर्नर की। अच्छा, गवर्नर कौन से पार्डन कर सकता है और वो कौन से पार्डन नहीं कर सकता, ये भी एक पूछा जाता है। गवर्नर आपकी कौन सी पेनल्टी नहीं करता? डेथ पेनल्टी को गवर्नर
वो पार्डन नहीं कर सकता। सिर्फ वो कौन किसके पास राइट है, पार्डनिंग पावर किसके पास है, वो है आपका प्रेसिडेंट के पास। ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123, ठीक है, और इसके ऑर्डिनेंस की 213, गवर्नर की 213। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आता है आपका 79, ठीक है। अच्छा, कॉम्पोजिशन क्या क्या, कॉम्पोजिशन क्या, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बनाता क्या, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 और लोकसभा आपका आर्टिकल 81, ठीक है। ऑफिसेज देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का आर्टिकल 89, स्पीकर ऑफ लोकसभा का आर्टिकल 93। सेशन में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट समन्स, और क्या मतलब जब लोकसभा को डिसोल्व करना होता है तब वो कब करता है, आर्टिकल 85, ठीक है। प्रिविलेजेस, पावर और इम्यूनिटीज जो एमपीज को मिलती है वो किसमें, आर्टिकल 105। अच्छा, अब ऐसी चीजें सारी स्टेट की डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट का कंपोजिशन, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 170 और 171। इसमें आप वो भी देख सकते हैं ना, 89 वाला, 89 जोड़ेंगे 90 जोड़ेंगे तो आपका वो आ जाता है, स्टेट के सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे जो जो आपके यूनियन में अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ऑफिस, इसका क्या होता है, चेयरमैन ऑफ काउंसिल का 182 एंड द स्पीकर ऑफ असेंबली का 178, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सेशन देख लेते हैं। गवर्नर समन कब कर किस आर्टिकल में करता है, आर्टिकल 174, ठीक है। और इम्यूनिटीज ऑफ एमएलएज और एमएलसीज को क्या, आर्टिकल 194, ठीक है। तो इनको ना आप एक साथ याद करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको इस दोनों ही एक साथ याद हो जाएंगे, मतलब स्टेट की भी एक याद हो जाएंगी और यूनियन की भी याद हो जाएंगी। चलिए जी, अब देख लेते हैं फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इससे रिलेटेड है। अच्छा, मनी बिल बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। यूनियन का आर्टिकल 110, यूनियन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम पूछा गया है। स्टेट के लिए आर्टिकल 199। अच्छा, बजट का है आर्टिकल 112। अच्छा, स्टेट के बजट का आर्टिकल 202, ठीक है। एस्टिमेट्स वाला आर्टिकल 113 यूनियन के लिए और 203 स्टेट का, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल वाला यूनियन का 114 और स्टेट का 204, ठीक है। इसके बाद कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल कौन से में आते हैं, 267, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना ये कंटीजेंसी फंड किस लिए होता है, इमरजेंसी के लिए, और इसको सिर्फ कौन यूटिलाइज कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट के उससे होगा ये, कंसेंट से। अच्छा, दूसरा आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में आ जाता है आपका, आर्टिकल 266, ठीक है। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जो भी टैक्स के थ्रू या और भी किसी चीज के थ्रू गवर्नमेंट को इसी से जो रेवेन्यू रिसीव होते हैं वो आते हैं आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। आ जाइए, अब जस्टिस वाले पार्ट को कर लेते हैं। जस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 5 आपका कवर करता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 124 में है कि भाई और इसके सीजे को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 129। ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131, ठीक है। मतलब सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स में ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसका रहता है, सुप्रीम कोर्ट का, किस आर्टिकल में रहता है, आर्टिकल 131 के तहत, ठीक है। स्पेशल लीव पेटिशन आर्टिकल 136, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143, मतलब कंसल्टेट प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। वहीं अब आ जाते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आता है आपका पार्ट 6 में। एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 214, ठीक है। और आर्टिकल 231, मतलब क्या है कि देखिए, हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 231 क्या कहता है कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट्स का हो सकता है। इसके आप कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है, आपका कोलकाता हाई कोर्ट। अब ये किस किस स्टेट के हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर होगी बात। अब रिट जुरिडिक्शन आ जाता है, ये इस चीज में, रिट जुरिडिक्शन में आपके हाई कोर्ट का अपर हैंड रहता है सुप्रीम कोर्ट से। अपर हैंड कहने का मतलब यह है कि रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का ज्यादा ब्रॉड है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। देख लेते हैं आर्टिकल 226 कैसे। अब इसमें देखिए मेंशन भी क्या हुआ है, ब्रॉडर देन आपका सुप्रीम कोर्ट। कैसे, इसमें आपके लीगल राइट्स भी कवर होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लीगल राइट्स कवर नहीं होते हैं। अच्छा,
और आर्टिकल 237 क्या कहता है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल्स का सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, ठीक है, आर्टिकल 227 के तहत। चलिए अब वो देख लेते हैं आपके स्टेट एंड यूनियन लिस्ट वाले जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो किस पार्ट में आएंगे। अब आपका पार्ट 11 और 12 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं पार्ट 11 एंड 12। अच्छा, आर्टिकल 246 में क्या है, यूनियन स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट होगी, ठीक है। आर्टिकल 248 क्या कहता है, रेजिडरी पावर बिलोंग्स एक्सक्लूसिवली टू द पार्लियामेंट। रेजिडरी पावर क्या मतलब, जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं आई, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आई, कंकरेंट लिस्ट में, उसके बाद जो बच गई रेजिडरी पावर, वो किसके पास रहती है, पार्लियामेंट के पास। अच्छा, आर्टिकल 246 यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट को मेंशन किया गया, वो अभी रिपीट हो गया, ठीक है। आर्टिकल 249 पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स ऑन स्टेट लिस्ट फॉर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। पार्लियामेंट क्या करता है, लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के लिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 254 पार्लियामेंट्स लॉ प्रिवेल्स इन कंकरेंट इनकंसिस्टेंसी, मतलब कि अगर पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा किस पे, कंकरेंट लिस्ट पे, अ, अगर नहीं, कंकरेंट इनकंसिस्टेंसीज पे, ठीक है, पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। अच्छा, आर्टिकल 263 कवर करता है इंटर स्टेट काउंसिल टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज। इंटर स्टेट काउंसिल्स मतलब इंटर स्टेट्स के बीच की जो काउंसिल्स है उसमें कैसे कैसे पॉलिसी में कोऑर्डिनेट कर पाए, वो आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 265 नो टैक्स लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी और बाय ऑफ लॉ, मतलब उसके अलावा और कोई टैक्स लेवाई नहीं कर सकता किसी अथॉरिटी के अलावा। आर्टिकल 279 ए जीएसटी काउंसिल्स, ठीक है, लॉ डिस्ट्रीब्यूट्स टैक्स रेवेन्यूज। आर्टिकल 280 बहुत इंपॉर्टेंट, द फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट्स टैक्स रेवेन्यूज। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है, आपका आर्टिकल 280 में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, किस पे, पंचायत वाले पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट 9 एंड 9A बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके। अच्छा, पंचायत आपका किस आर्टिकल में आ जाएगा, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, ठीक है। इसके सब पार्ट्स है 243 A B C D E F G O तक, ठीक है। तो इसका फाउंडेशन क्या है, ग्राम सभा आर्टिकल 243 ए में आएगी, असेंबली असेंबली ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स का, ठीक है, इसमें ग्राम सभा में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, 3 टायर सिस्टम होगा, ये आर्टिकल 243 बी बताता है। पावर क्या है, पावर में कितने सब्जेक्ट आते हैं, इसके 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये कौन बताता है, आर्टिकल 243 जी। अच्छा, वैसी सेम चीज आपके अर्बन में हो जाएगी, म्युनिसिपैलिटीज, उसके क्या होता है, आपका आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी। जेड जी का मतलब यहाँ से पी से लेके जेड तक जाएगा, फिर जेड ए जेड बी जेड सी से लेके जेड जी तक जाएगा, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये किसमें मेंशन है, आर्टिकल 243 क्यू। अच्छा, पावर्स का एंडोड विद द अथॉरिटी ऑफ, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, 18, ये किसमें मेंशन है, आर्टिकल 243 डब्ल्यू। अच्छा, अब इसकी क्या से प्लानिंग होगी, इसकी होगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इंटीग्रेटेड रूरल एंड अर्बन प्लान, ये किस आर्टिकल में है, 243 जेड डी। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अब आपके वो आ जाएंगे पिलर्स ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडीज, क्या कौन कौन सी बॉडीज है और वो किस किस पार्ट में कवर है, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल किस में, 324 में, ठीक है। कंट्रोल द ऑल द नेशनल एंड स्टेट इलेक्शन, यही कंट्रोल करेगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन ही करता है स्टेट के इलेक्शन भी कंट्रोल, इसमें आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कर देना है, ठीक है। जिस जिस भी स्टेट में इलेक्शन होगा वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करता है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आर्टिकल 326 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका पार्ट 14। 14 किसका है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसी आर्टिकल कवर करता है, आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीएससी, ठीक है, और एसपीएससी स्टेट पब्लिक कमीशंस और यूनियन पब्लिक कमीशन, ठीक है, के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, राज्यसभा कैन ऑथोराइज क्रिएशन ऑफ न्यू ओवररीचिंग सर्विसेज, मतलब कि राज्यसभा की अथॉरिटी है कि कोई और नई सर्विस वो बना सकती है,
चलिए जी, फाइनेंस वाले उसमें देख लेते हैं। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 148 से 151 कवर करेगा। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, ड्यूटीज क्या होती है? ऑडिट्स, अकाउंट्स एंड यूनियन एंड ऑफ यूनियन की और स्टेट्स की ऑडिट्स एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 149। ठीक है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट बनाता है वो लेजिस्लेचर, बिफोर द लेजिस्लेचर टू एंश्योर द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक करने के लिए वो मतलब लेजिस्लेचर के आगे पेश करता है रिपोर्ट, तो वो आर्टिकल 151 में मेंशन है। चलिए जी, अब अपनी जो स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 371 में जो स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं स्टेट को, 371 में आता है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371 ए में आता है आपका नागालैंड। 371 बी में आता है आपका असम। 371 एफ में आता है आपका सिक्किम। ठीक है जी। 371 सी में आता है आपका मणिपुर। 371 जी में आता है आपका मिजोरम। 371 एफ में आता है आपका सिक्किम। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके। 371 डी और ई में आता है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जे में आता है आपका कर्नाटका। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक हम बाद में वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर इसको आपको ना एक दो बार ना बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन के कारण गलत हो जाएगा। बस ये बात मेंशन याद रखना, 371 में आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात आता है, फिर उसके बाद 371 ए बी सी और ई। अच्छा, आर्टिकल 370 आप अच्छे से जानते हैं, खत्म हो चुका है अभी, वो किस स्टेट से रिलेटेड था? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो रिजर्वेशन के लिए कमीशन है उसको और देख लेते हैं। अच्छा, ये किसमें? आर्टिकल 16 में कवर है। लोकसभा रिजर्वेशन की सीट है। लोकसभा में जो रिजर्वेशन की एससी एसटी की सीट है वो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 330 में। स्टेट असेंबली में वही सेम सीटों के लिए जो रिजर्वेशन का है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 332। ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एस सी एस टीज के लिए पोस्ट है को रिजर्व किया जाएगा, वो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 335। अच्छा, अब कुछ नेशनल कमीशंस ऐसी बनी हुई हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 338 है नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 में ए लगा दोगे तो कमीशंस फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बी लगा दोगे तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस किसकी? इमरजेंसीज के प्रोविजंस आर्टिकल आपके पार्ट 18 में आते हैं आपके ये। ठीक है, ये हमने किससे लिया था? ये आप मुझे किस कंट्री से हमने लिया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेंटर को गेन मिल जाता है कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव पावर पे। ये आर्टिकल किस में मेंशन है? 353 में। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाते हैं। ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 358 में। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंडेड अदर फंडामेंटल राइट्स, कौन से? 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे सस्पेंड कर सकते हैं। ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 359। ठीक है, और फिर वहीं आ जाता है आपका 356 स्टेट इमरजेंसी पे प्रेसिडेंट का रूल होगा। कब? स्टेट गवर्नमेंट अगर मतलब कि डिसमिस हो जाती है, एबोलिश मतलब डिसॉल्व हो जाती है, तो गवर्नर का, ठीक है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आ जाएगा स्टेट की, और किसके बिहाफ पे? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। आ जाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या हो सकता है? सैलरी रिड्यूस की जाती है किसकी? एम्प्लॉयज की, इंक्लूडिंग जजेस की। ठीक है, स्टेट मनी बिल आर स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली ही वो चलेंगे। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के लिए, मतलब कि अमेंडमेंट के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं जिससे हम दर मतलब ड्यूरिंग द टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। पहला है जो है आपका आर्टिकल 368, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर वाला एक कंसेप्ट है, उसको भी हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट, इसको क्या कहते हैं? क्या ऐड हुआ? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे 51A,
और ट्रिब्यूनल से ऐड हुए थे ये चीज 323 ए और बी। अच्छा 44th अमेंडमेंट, ठीक है, क्या हुआ था जो मैंने अभी आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये आपका हो जाएगा, प्रॉपर्टी को था राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू लीगल राइट बन गया था, ठीक है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया था पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटी को। आर्टिकल ये 101वां अमेंडमेंट था जो वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। कुछ अमेंडमेंट्स के आपके एग्जांपल है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ अमेंडमेंट्स के को हम डिस्कस कर लेंगे, जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे।